नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद आंदोलन तो थम गया, लेकिन बहुत बड़ा संकट अभी थमा नहीं है। कानून से तो आप कुछ समय के लिए अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन उस सड़ी हुई मानसिकता का क्या किया जाए जो बार बार देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति लाने की कोशिश कर रही है। कम से कम मोदी सरकार से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह का स्टैंड लिया गया, कोई सरकार ने फैसला नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। आप मान के चलिए, यदि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता तो वर्ग संघर्ष की स्थिति को टाला नहीं जा सकता था। ऐसे में यह समझना होगा कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा बड़ा निर्णय क्यों लिया, जबकि सरकार की ओर से यह समझाने की कोशिश की जाती रही कि यह तो संसदीय कमेटी का निर्णय था जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप तो दिग्विजय सिंह की मानसिकता को जानते हैं। जब बहुमत आपका था तो दिग्विजय सिंह भले से ही उस संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हों, लेकिन उस कमेटी में आपके भी तो जाने माने वकील रविशंकर प्रसाद, बांसुरी स्वराज, घनश्याम तिवारी, संबित पात्रा जैसे लोग हैं। और इस पर भी समझना होगा, करीब 1.5 साल से यूजीसी का कोई चेयरमैन नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री ही यूजीसी को चला रहे हैं। इतना सब जाने समझने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है, मोदी सरकार भले ही कितने भी अच्छे काम करे, लेकिन सरकार के भीतर अभी भी वो मानसिकता है जो चाहती है वामपंथी और कम्युनल मानसिकता को हावी होने दिया जाए। लॉर्ड मैकाले वाली वो मानसिकता अभी भी मोदी सरकार के सिस्टम में जुड़े हुए कुछ लोगों पर हावी है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 11.5 साल हो गए सरकार बने, अभी तक ऐसी मानसिकता के लोगों को ठिकाने क्यों नहीं लगाया गया। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा और समझना होगा कि आखिर हमारे देश में जातियों को आपस में लड़ाने का ये कुचक्र आजादी के बाद से कैसे कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले समझना होगा, देश जब अंग्रेजों का गुलाम था 1871 में कैसे क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लाया गया था। सनातन की 200 जातियों को जन्मजात आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं संभव नहीं था। यानी इन 200 जातियों में जो जन्म लेगा वो जन्म से ही आपराधिक जाति का घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा काम तो अंग्रेजों ने किया था। आजादी के बाद भी बहुत कुछ हुआ। अंग्रेजों के जमाने में 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के अंतर्गत जिन 200 हिंदू जातियों को जनजात अपराधी घोषित किया गया था, उसमें नट, बंजारे, कारीगर जातियां, घूम घूम कर व्यापार करने वाले समुदाय, लोधी, मीणा, पासी जैसी जातियां शामिल थी। और तो और साधु, संत, सन्यासी और तीर्थयात्री को भी अपराधी घोषित करते हुए अंग्रेजों के उस काले कानून में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। वो कानून आजादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन आजादी के 5 साल बाद 1952 में जब उस समय की नेहरू सरकार के भीतर विरोध हुआ, विरोध करने वालों में मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, बीजी खेर और हिरन मुखर्जी जैसे नेताओं ने जब विरोध किया, तो उसके बाद इन 200 सनातनी जातियों को डीनोटिफाइड ट्राइबल यानी विमुक्त जाति घोषित कर दिया गया। यानी अपमान के स्वर आजादी के बाद भी सुनाई देते रहे। 1952 के इस कानून के बाद 2019 में मोदी सरकार के जमाने में इन विमुक्त जातियों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं, वेलफेयर बोर्ड स्थापना जैसे बड़े कदम उठाए गए, जिसका उद्देश्य था कि अपने ही कानून से इन समुदाय को सुरक्षा प्रदान की जाए। यानी देश के कानून से ही इन विमुक्त जाति के लोगों को जो खतरा था उससे संरक्षण प्रदान किया जाए। इतना सब तो चल ही रहा था, लेकिन 13 अप्रैल 2026 को यूजीसी की जो नई गाइडलाइन को प्रस्तुत किया गया, उसने इस बात को जाहिर कर दिया कि मोदी सरकार के भीतर भी अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता जिंदा है। वही लॉर्ड मैकाले वाली मानसिकता, वही अंग्रेजी सोच जो आपस में सनातनियों के लिए नए नए कुचक्र रचती रही। जातियों को आपस में लड़ाकर सनातन की एकता को कमजोर करने का कुचक्र जो अंग्रेजों ने रचा था, आजादी के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी, 2004 से लेकर 2014 तक जो सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाली मनमोहन सरकार थी, उनके जमाने में 2011 में जो कम्युनल
वायलेंस बिल तैयार किया गया था। 2012 में तो कानून बनाने की तैयारी हो गई थी। इस भयानक काले कानून में इस बात का स्पष्ट प्रावधान था, दंगा कहीं भी हो दोषी हिंदू ही माना जाएगा। यूजीसी के नए नियमों में भी कुल मिलाकर ऐसा ही प्रावधान था, जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया था कि कॉलेज या शैक्षणिक कैंपस में कहीं भी जाति आधारित वैमनस्यता की शिकायत मिले तो सीधे तौर पर टारगेट में हिंदू समुदाय ही रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक ST/SC के लिए तो प्रावधान था, लेकिन मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर इसमें OBC को भी शामिल कर दिया। यानी पहले ही जाति आधारित वैमनस्यता के कारण देश में जिस तरह से अशांति का खतरा पनपता रहा, वहां यूजीसी की इस बदले हुए कानून ने, एक नई गाइडलाइन ने आग में घी का काम किया है। भले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जब मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं तो ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे और आसान शब्दों में आगे हमको समझना होगा कि किस तरह से कॉलेज कैंपस में दो व्यक्तियों का विवाद दो समुदायों का संघर्ष बन सकता था। किसी भी झूठी शिकायत पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था, यानी किसी ने झूठी शिकायत की तो उसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया। और तो और जब पूरे देश में यूजीसी के बदले हुए कानून को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा, तो मोदी सरकार के एक मजबूत प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन पहले ये कहते सुनाई दिए कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ये कैसे कह सकते हैं जब देश में काला कानून लागू कर ही दिया जाएगा? तो धर्मेंद्र प्रधान क्या स्वयं नरेंद्र मोदी इसमें क्या कर सकते हैं? यानी मोदी सरकार को इस बदले हुए यूजीसी के कानून में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। यदि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो आप यकीन मान के चलिए, हो सकता है कि जैन जी सड़कों पर उतर जाते और मोदी सरकार के लिए इतनी ज्यादा अप्रिय स्थिति हो जाती जिसकी सरकार के रणनीतिकारों ने भी कल्पना नहीं की होगी। हमें याद रखना होगा 14 साल पहले तो कम्युनल वायलेंस बिल को आम जनता के दबाव में, आम सनातनियों के दबाव में वापस लेना पड़ा, लेकिन जाते जाते सोनिया सरकार ने आरटीई का एक ऐसा काला कानून बनाया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से काला कानून आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के कानून को इसलिए काला कानून कह रहा हूं क्योंकि इस कानून के माध्यम से साफ साफ उस समय की सरकार ने सांप्रदायिक वैमनस्यता का संदेश दिया था। निजी स्कूलों में 25% जो सीटें गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज से जुड़े हुए जो उसके संचालक थे, वो कानून सिर्फ उन्हीं स्कूलों पर लागू होता था। इस्लामिक मजहब या ईसाइयों द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान, किसी भी स्कूल में आरटीई का नियम नहीं लागू होने के कारण सनातन समाज से जुड़े हुए लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। हालात ऐसे रहे कि सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद करने पड़े। गहराई से समझना होगा, जो लोग कम्युनल का नारा लगाते हैं उन्होंने भी कभी ऐसी घोर तुष्टीकरण वाली मानसिकता का विरोध नहीं किया। वो विरोध करेंगे भी कैसे, क्योंकि उनका फिक्स एजेंडा है जहां भी हो, जैसे भी हो, सनातन समाज के साथ खुलकर भेदभाव किया जाए। यहां गहराई से समझना होगा, देश का विभाजन ही हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था। भले ही भारत घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, हिंदू संस्कृति भारत की पहचान है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब सोनिया वाली मनमोहन सरकार ने आरटीई के माध्यम से अपना एजेंडा फिक्स किया था, तो आज की तारीख में मोदी सरकार को बने 11.5 साल हो गया है। मौजूदा सरकार ने उस काले कानून या नियम पर संशोधन क्यों नहीं किया? ऐसे ही कई बड़े प्रश्नवाचक निशान हैं जो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं। या मैं मोदी सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो शायद सनातन के अंदर जातिवाद की भावना को और भड़काकर सनातन समाज को मजबूत होता नहीं देखना चाहते हैं। तभी तो यूजीसी के नियमों में जो बदलाव किया गया, वहां दो हिंदू समुदाय के लोग ही आपस में विवाद करते नजर आते, क्योंकि जाति आधारित व्यवस्था का प्रावधान तो सिर्फ और सिर्फ
हिंदू समाज में ही हैं। नियम बनाने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते थे, जानबूझकर ऐसा किया गया। क्यों किया गया, इस पर अब राजनीतिक पंडित समीक्षा कर रहे हैं। मोदी सरकार का जो डैमेज हुआ वो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके रिपेयरिंग की भले से कोशिश हो रही होगी। यहाँ गौर करना होगा कि हमारा संविधान कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन व्यवहार में होता उल्टा है। मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया है, जिसका नतीजा ये रहा हिंदू पिछड़ा वर्ग का हक काट कर मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे देश के बड़े बड़े जो हिंदूवादी संगठन हैं, उनकी ओर से भी यूजीसी के नए नियम यानी उस काले कानून का विरोध तो हुआ, लेकिन विरोध के स्वर उतरे ऊंचे और प्रभावशाली नहीं थे जैसे कि अपेक्षा की जा रही थी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का अनुकूलित फैसला नहीं आता, तब और ज्यादा उनका व्यापक स्वरूप देखने को मिलता। लेकिन यहाँ यह भी गहराई से समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नियमों को बदलने के लिए नहीं कहा, बल्कि 2012 की गाइडलाइन को लागू करने के लिए कहा था। यदि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं आया होता तो कॉलेज कैंपस संघर्ष के मैदान बन जाते। ऐसे में बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमें किसी जाति का बनकर नहीं, बल्कि हिंदू और भारतीय बनकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। मोदी सरकार में छिपे हुए ऐसे शैतानी मानसिकता को पहचानना होगा जो समाज में वैमनस्यता लाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि समाज में एकजुटता रहे। ऐसे लोगों को पहचानना होगा। न केवल मोदी सरकार में बल्कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी देश विरोधी मानसिकता आग में घी का काम करती है, जो खुद को बुद्धिजीवी कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो शैतानी मानसिकता है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो अच्छे लोग समाज में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें हमें पहचानना होगा, ऐसे लोगों का साथ देना होगा। तभी हम बार बार आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। नमस्कार।